तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी समझा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मतलब है कि जब सर्किट क्लोज्ड रहेगा, जब उसका पूरा पाथ क्लोज रहेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। तो उस चीज को, सर्किट को हम लोग डायग्राम में समझने के लिए कुछ सिंबल्स बना रखे हैं, ताकि थियोरेटिकली उसको हम लोग डायग्राम से समझ सके। तो कुछ सिंबल्स आइए हम लोग देखते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक सेल। जब सिंगल सेल होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव साइड में होता है। और जब नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे एक सेल, दो सेल, जब दो सेल लिया या फिर दो से अधिक सेल लिया तो वो बैटरी कहलाता है। अगला आता है तीसरे नंबर का प्लग की। प्लग की में दो की होते हैं, दो स्टेट होते हैं की के, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। जब सर्किट ओपन होता है, तो करंट फ्लो नहीं होता है, और जब सर्किट क्लोज्ड होता है तो करंट फ्लो होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं तो इसका मतलब सर्किट क्लोज हो जाता है, और जब सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट फ्लो होता है। और जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, और जब सर्किट टूट जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं करता है। और जब सर्किट में कभी हमको जॉइंट वायर दिखाना होगा तो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। एक वायर यहाँ से है और दूसरा वायर कहीं से आया, मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे कनेक्शन यहाँ पे शो कर दिया है। अगला है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अब अगर हमको 2D पिक्चर में हमको दिखाना रहेगा कि वायर एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, एक दूसरे से टच नहीं है, तो जब भी हम लोग लेकर जाएंगे तो वो तो टच हो ही जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि ये तो वायर कनेक्टेड है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोगों ने एक सिंबल बनाया है कि एक वायर यहाँ से गया है, उसके ऊपर से ये वायर ऊपर से जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब भी ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये दोनों ही वायर एक दूसरे में कनेक्टेड नहीं है, टच नहीं है। और अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है रेसिस्टर, इलेक्ट्रिक रेसिस्टर फॉर अ रेसिस्टेंस आर। अभी हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो हम लोग देखेंगे। तो कुछ सर्किट्स में हम लोग रेसिस्टर्स यूज करते हैं, और वो रेसिस्टेंस के सिंबल्स ऐसे होते हैं। ये एक जिगजैग वे में हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब अगला डिवाइस है, एक डिवाइस है जिसका नाम, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका नाम रियोस्टेट है। जब वेरिएबल रेसिस्टेंस को यूज करने की बात आती है, ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। जब अपने करंट, जैसा करंट हमको चाहिए होता है वैसा करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं। करंट को वेरिएट कराने के लिए हम लोग रेसिस्टेंट को वेरिएट कराते हैं। जब रेसिस्टेंस को वेरिएट कराने की बात आती है तो हम लोग रियोस्टेट यूज करते हैं। रियोस्टेट एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसके बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। तो उसको सिग्नेचर बनाने के लिए क्या करना होता है, रेसिस्टेंस को बना करके उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, वो रियोस्टेट का काम हो जाएगा। और अगला है आपका अमीटर। अमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है, मतलब कितना आपका किसी सर्किट में जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, हम लोग सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ करंट पता करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का भी यूज करते हैं, जिसका साइन कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गए आपके सिंबल्स यूज इन द सर्किट डायग्राम। अगला टॉपिक है, इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि जैसे कि आप एक सर्किट लीजिए, आप एक सर्किट के आप बस एक कंडक्टर लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मान लीजिए किसी आपका सर्किट में कनेक्टेड है, ये किसी सर्किट में क्या है, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि
इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। जितना इस सर्किट में पूरे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वही यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है V है, और यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला जो है वो I है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ऐसा ओम ने बताया था। तो इसी कड़ी में हम लोग ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ओम्स लॉ। आप लोग यहाँ पर देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर्स is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor। across the end of the conductor मतलब कि यहाँ पे जो कंडक्टर लगे हुए हैं, यहाँ के दो बीच में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 5 वोल्ट। और यहाँ पे करंट कुछ मान लीजिए फ्लो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए जो है 2.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। और इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो रहा है, हमेशा यहाँ इन दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा 2। तो ये आप जब भी देखेंगे, आप जैसे इसको 5 से 10 करेंगे, अगर आप इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट कर देंगे, और यहाँ तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है करंट वो 5 एम्पेयर का हो जाएगा, और इसको हम लोग, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 2। मतलब हमेशा ये कांस्टेंट जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगी। तो हर केस में, इस पर्टिकुलर सर्किट में हर केस में हम लोग देखेंगे कि V/I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ में उन्होंने बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए उन्होंने कहा है, फिर बताया कि जो करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना ज्यादा पहला क्वांटिटी बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे ये आपका 2 रेशियो में इंक्रीज कर गया, 5 से 10 हो गया, ये भी 2.5 से 5 हो गया, ये भी 2 रेशियो में ही इंक्रीज कर गया। ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल दो तरीके के होते हैं, साधारणतः आप समझ सकते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पहली क्वांटिटी जो होती है वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसके ऊपर जो भी क्वांटिटी डिपेंडेंट रहेगी वो भी उसी हिसाब से उतनी ही ज्यादा वो इंक्रीज करती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो अगर इंक्रीज करती है, तो उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी डिपेंड करती है वो क्वांटिटी उस हिसाब से कम होती जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों को समझना है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि पहली क्वांटिटी है V और दूसरी क्वांटिटी है I। ये दोनों ही जैसे जैसे V इंक्रीज करेगा वैसे वैसे I भी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का आपको रिलेशन देखने को मिला है। तो जो ये आपको रिलेशन मिला है V और I के बीच में, यही रिलेशन क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। इसी कड़ी में हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि V जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और इक्वलिटी का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट आता है। ये आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज रेसिस्टेंस। यहाँ पे R क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग V इज इक्वल टू IR है, तो I को हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो एक ये नया रिलेशन भी हमको इधर से मिल जाएगा, V/I इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसी कड़ी में आगे हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि रेसिस्टेंस आखिर है क्या, ये इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कि ये जो कांस्टेंट आया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, हम लोग देख रहे हैं कि V और R में हम लोग
इनवर्सली रिलेशन देख रहे हैं, इनवर्स रिलेशन देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आई यहाँ पे घट रहा है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग आर मतलब रेसिस्टेंस का डेफिनेशन दिए हैं, द ऑब्स्ट्रिकल, ऑब्स्ट्रिकल मतलब रुकावट मतलब अवरोध, रेसिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। तो इसको हम लोग देखते हैं, द ऑब्स्ट्रिकल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि करंट को फ्लो होने में जो रुकावटें पैदा होती हैं, जो दिक्कतें महसूस होती हैं, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ वी अपॉन यूनिट ऑफ आई। यहां से देखेंगे आर आई, तो आर का यूनिट जो होगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसको हम लोग ओम्स कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओम। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम होता है, तो ओम इज इक्वल टू, अगर इसको बाई फॉर्मूला समझा जाए तो यूनिट ऑफ वी अपॉन यूनिट ऑफ आई, तो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वी मतलब वोल्ट, और यूनिट ऑफ आई करंट का यूनिट एम्पेयर, वी अपॉन आई मतलब वी पर एम्पेयर, वी पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं ओम्स। बार बार वोल्ट पर एम्पेयर कहने से अच्छा है एक बार यहाँ पे ओम्स कह दिया जाए। ये इनके रेस्पेक्ट में जो है ओम्स, साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम जर्मन साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में ये जो है इसका यूनिट दे दिया गया है, इसका नाम दे दिया है ओम। तो वन ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस हो, और इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इस वायर में 1 ओम का रेसिस्टेंस है। जब एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर में एक सर्किट में वो जो जुड़ा हुआ हो, सर्किट में ऑब्वियसली जब सर्किट में जुड़ेगा तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे सर्किट में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1 वोल्ट का, तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा है 1 वोल्ट का, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 ओम रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी का अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।